वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम होंडा BR-V को स्कैन करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के आने वाले ट्रबल कोड को चेक करेंगे। जब हमने इसको लॉन्च पे चेक किया तो लॉन्च में हमारे पास दो एरर आ रहे थे, मोटर करंट डिटेक्टर हाई डेविएशन एंड IM2 मोटर करंट डिटेक्टर मैल फंक्शन। तो ये दो ट्रबल कोड आने की मेन रीजन क्या थी, इन ट्रबल कोड को आने पे हमने कैसे स्कैन करना है। तो हम इसको सबसे पहले HDS लगाते हैं और HDS पे हम इसको स्कैन करते हैं। HDS में क्वालिटी ये होती है कि ये हमें रिपेयर से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, हमें ये बता देता है कि हमारा ट्रबल एरिया कहां पर है। मोटर करंट डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के अंदर ही लगा होता है, जिसकी मदद से प्रोसेसर ये चेक करता है कि इस टाइम पे मोटर कितने एम्पियर ले रही है। पावर स्टीयरिंग की जो मोटर होती है, कुछ वेरिएंट्स के अंदर हमारे पास 3 फेज मोटर होती है। BR-V के अंदर जो मोटर इक्विप्ड है ये सिंगल फेज है और ये वही मोटर है जो कि हमारे होंडा सिटी के अंदर यूज की जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमें ट्रबल एरिया में बताया जाता है कि पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट के अंदर सब CPU के अंदर ही प्रॉब्लम है, मतलब ये इंटरनल फेलियर है। और जब ये प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पे हमारे पास पावर स्टीयरिंग की जो लाइट है वो भी स्टिग्निश हो जाती है और हमारे जो पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जो रिलेज लगी होती है, फेल सेफ रिले, वो भी ऑन ऑफ होती है। लॉन्च पे स्कैन करने से और HDS में स्कैन करने से हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल है, वो उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। लेकिन जो दूसरा एरर कोड था जो हमें लॉन्च ने बताया, वो ये बता रहा था कि हमारा जो डिटेक्टर है, जो मोटर है, वो ज्यादा लिमिट से ज्यादा एम्प्स ले रही है। तो ये हम मेक श्योर कर लेंगे कि हमारी मोटर में कहीं शॉर्टेज या प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कहीं से कोई टर्मिनल वगैरह लूज तो नहीं है। जब हमारा कोई भी जो हमारे मेन जो सप्लाई है वो लूज होगी, तब भी हमारे पास इसी तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मोटर ड्यूटी है। मोटर ड्यूटी हमारे पास परसेंटेज में होगी। मोटर ड्यूटी हमारे पास पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है मोटर को ड्राइव करने के लिए, जो कि पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट का प्रोसेसर उसके ट्रांजिस्टर को या उसके अंदर लगी हुई FET को ऑन करके क्रिएट करता है। यहाँ पे जब हम पावर स्टीयरिंग को रोटेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो एम्प्स हैं वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं। एम्प्स हमारे पास नेगेटिव साइड पे भी जाते हैं और पॉजिटिव साइड पे भी जाते हैं। जब इसकी पोलैरिटी हम एक साइड पे टर्न करेंगे तो वो नेगेटिव साइड पे होगी, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाती है, मोटर की रोटेशन चेंज हो जाती है। इसलिए जो डिटेक्टर है वो जिस साइड पे लगा हुआ है, एक साइड पे वो पॉजिटिव करंट एम्प्स को चेक करता है, दूसरी साइड पे वो नेगेटिव को मॉनिटर करता है। तो हमारा यहाँ पे एम्प्स तो अच्छी तरह से मॉनिटर हो रहे हैं। हमारे एम्प्स की लास्ट लिमिट होती है 60 एम्प्स या 55 एम्प्स। तो मोटर इतने से ज्यादा एम्प्स नहीं लेगी। जो हमारे पास जो बैटरी टर्मिनल के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर जो पावर स्टीयरिंग का फ्यूज लगा हुआ है वो भी 60 एम्प का है। तो हमारे मैक्सिमम लिमिट हमारे पास यहाँ पे 60 एम्प की है। यहाँ से ज्यादा एम्प्स लेगी तो इसका मतलब है कि हमारे मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। तो जब हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे हमारे एम्प्स भी बिल्कुल ठीक थे। हमारी जो मोटर थी वो बिल्कुल नॉर्मली एम्प्स ले रही थी, कोई ज्यादा एम्पियर नहीं ले रही थी। हमारे पास जो पावर स्टीयरिंग मोटर जो होती है उसके जो रेवोल्यूशन होते हैं, उसका जो RPM होते हैं, वो हमारे पास रेवोल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कितने पर सेकंड के हिसाब से रेगुलेट कर रही है, कितने रेवोल्यूशन वो पर सेकंड के हिसाब से लगा रही है। तो जब हम पावर स्टीयरिंग को रोटेट करेंगे उस टाइम पे हमें ये इसके RPM भी देखने को मिलेंगे। और हमारे पास इस BR-V के अंदर और हमारे पास जो सिटी है, इन दोनों कंट्रोल मॉड्यूल्स तकरीबन सेम है, लेकिन इनका जो डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल है वो भी चेंज है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास सिटी का जो पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट है उसमें हमारे पास टैको सिग्नल होता है, RPM सिग्नल होता है, जिसको होंडा NEP कहता है। और वो सिग्नल जब भी नहीं मिलेगा हमारे कंट्रोल यूनिट को तो उस टाइम तक वो काम नहीं करेगा। अब हम दोबारा डेटा स्ट्रीम में आते हैं और यहाँ पे हम बैटरी वोल्टेजेस को भी मॉनिटर करते हैं कि हमारे बैटरी वोल्टेजेस कितने होते हैं। नॉर्मली बैटरी वोल्टेजेस 11 वोल्ट तक होने चाहिए। 11 वोल्ट से ड्रॉप होंगे तो उस टाइम पे हमारा जो पावर स्टीयरिंग है वो स्टक होगा या प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जब भी हमारे बैटरी वोल्टेजेस में प्रॉब्लम होगा तो अदर मॉड्यूल्स के ऊपर लो बैटरी वोल्टेज का कोड डिटेक्ट किया जाएगा। तब स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो एम्प्स हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं तो ये मैक्सिमम जो है तो 35 एम्प तक जा रहा है, जो कि नॉर्मल रेंज है। और जो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो एम्प्स डिटेक्ट भी कर रहा है। इट्स मीन कि हमारा बैटरी जो एम्प डिटेक्टर है वो भी बिल्कुल ठीक तरह से वर्किंग कर रहा है। तो अब हमने ये चेक करना है कि हमारा ये प्रॉब्लम क्यों अकर हो रहा है, इस प्रॉब्लम के आने की मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टीयरिंग व्हील को दोनों साइड
साइडों पे रोटेट कर रहे हैं, दोनों साइडों पे ये अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। लेकिन जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते वक्त ये ऑन ऑफ, इसकी रिले भी ऑन ऑफ होती है और थोड़ी देर के बाद हमारे पास EPS का जो इंडिकेटर है, जो मेल फंक्शन इंडिकेटर लैंप है EPS का, वो ऑन हो जाता है। और ज्यादा एम्प्स लेने के लिए जब भी आपने चेकिंग करनी है पावर स्टीयरिंग की, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने ये चेक कर लेना है कि हमारा कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने फ्रंट दोनों व्हील्स को अप कर लेना है और इग्निशन स्विच सिर्फ ऑन करके आपने कार को स्टार्ट नहीं करना है, दोनों तरफ रोटेट करके ये चेक कर लेना है कि हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो नॉर्मली ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर वो ज्यादा हार्ड होगा, मोटर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो तब भी हमारे पास इसी तरह से यही एरर कोड अकर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जितनी भी चीजें हैं, हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो सारे बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे हैं। यहाँ पे जब हम इसको आइडल पे छोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो मोटर है वो हल्की फुल्की सी एम्प्स लेती है, लेकिन ये इस एरर कोड के आने की रीजन नहीं है। और हमारे जो बैटरी वोल्टेजेस हैं वो नॉर्मली इग्निशन स्विच ऑन होने पे 11 आते हैं, जब हम स्टार्टर अप्लाई करते हैं वो 8 तक चले जाते हैं। लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट होती है, हमारा अल्टरनेटर वर्किंग करता है और हमारे जो वोल्टेजेस होते हैं वो 13 to 15 होते हैं। और जब भी हमारा ये प्रॉब्लम अकर हो रहा है उस टाइम पे हमारे जो बैटरी वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल रेंज में रहते हैं। ये नहीं कि हमारी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी टर्मिनल लूज है या उसकी कोई वजह नहीं है, वोल्टेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी इसके अंदर नहीं है। हमने इसके टॉर्क सेंसर को भी अच्छी तरह से चेक किया, टॉर्क सेंसर भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा था। इसके टॉर्क सेंसर की VTA1 एंड VTA2 की 2 पोजीशंस होती हैं। टॉर्क सेंसर में हमारे पास एक ग्राउंड होता है, 2 5 वोल्ट होते हैं। एक साइड पे जब हम रोटेट करते हैं तो एक साइड के वोल्टेजेस डिक्रीज होते हैं, दूसरी साइड के वोल्टेजेस इंक्रीज होते हैं। और जब हम दूसरी साइड पे रोटेट करते हैं तो VTA1 लेट सपोज इंक्रीज होता है फॉर एग्जांपल, और VTA2 जो है तो वो डिक्रीज होता है। तो इस तरह टॉर्क सेंसर भी सही था। ये लगा हुआ है इसका मोटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके मोटर का कनेक्टर है। 2 वायर्स हैं इसकी, एक ग्रीन एंड एक रेड। तो ये दोनों मोटर के कनेक्टर हैं। हमने ये भी चेक कर लिया, ये भी मेक श्योर कर लिया कि ये वायरिंग कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ पे हमारा स्कैन टूल कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इग्निशन स्विच को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कट जाएगा, दोबारा ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसको ड्राइव करते हैं, कार को ड्राइव करके ये चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम अब आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर प्रॉब्लम दोबारा आएगा तो हम एक दफा उसको रिकैलिब्रेट कर लेंगे। कैलिब्रेशन इसकी जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाती है। कैलिब्रेशन करने के लिए आपने एडजस्टमेंट में आना है और यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्क सेंसर लर्निंग है। टॉर्क सेंसर लर्निंग के लिए आपने दोनों फ्रंट व्हील्स को उठा लेना है कि उनके ऊपर कोई भी लोड नहीं हो। लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे आपने दोनों साइड पे 10 डिग्री को रोटेट करना है। जब हम रोटेट कर लेंगे यहाँ से हमने इसको ओके प्रेस करना है। ये देखिए हमारी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। अब हमने इग्निशन स्विच को ऑफ करना है और बैक ऑन करना है। तो ये हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। कैलिब्रेशन करने के बाद हम दोबारा इसको, ये इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम है, हम दोबारा इसको रोड के ऊपर चेक करते हैं और रोड पे चेक करके ये देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम अब अकर हो रहा है या नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम कैलिब्रेशन करने से सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं, इस पर टेस्ट ड्राइव लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कैलिब्रेशन करने से या नहीं हुआ। और जब भी हमारा जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो एकदम से गायब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हमारी जो फेल सेफ रिले है वो ऑन होती है, ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा से ऑन हो जाती है। तो ये देख सकते हैं इसी तरह ये फ्लक्चुएट करती है। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी गायब हो जाता है। इट्स मीन जो हमारा प्रोसेसर है वो ऑफ हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लूज कनेक्शन भी चेक कर लिए हैं, सारा कुछ चेक कर लिया है, मोटर को चेक कर लिया है, बैटरी वोल्टेजेस चेक कर रही है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम अभी भी वहीं पे ही रुका हुआ है। जब दोस्तों हमने ये देखा तो उसके बाद हमने इसको जो टेस्ट लैंप है वो लगाया इग्निशन की लाइन के ऊपर, मेन लाइन के ऊपर, और ये देखा कि कहीं हमारा ड्राइव करते वक्त पावर कट ऑफ तो नहीं हो रहा। वो भी चेक कर लिया, हमारा जो पावर था वो कट ऑफ नहीं हो रहा था। जो प्रोसेसर है वो इंटरनल ही कहीं से उसकी जो सोल्डरिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब BRV का यहाँ पे कंट्रोल यूनिट मिल नहीं रहा था स्टीयरिंग का, जिसकी वजह से हम इसको अब दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये नॉर्मली ठीक था, लेकिन आपने इसको कैसे रिपेयर करना है दोस्तों, ये है इसका कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कनेक्टर है वो इसका छोटा कनेक्टर जो होता है उसी के अंदर इसके इग्निशन का पावर
इसकी के लाइन, इसकी डायग्नोस्टिक पिन, इसकी SCS वाली पिन जो कि DLC कनेक्टर के 9 नंबर के ऊपर आती है, ये सारा इस कनेक्टर के अंदर ही सारी वायर्स होती हैं। यहाँ पे इसमें और सिटी में डिफरेंस यह होता है कि उसके अंदर यहाँ पे जो पर्पल वायर है इसके साथ ही दूसरी वायर होती है जो कि NEP सिग्नल होता है, रेवोल्यूशन सिग्नल होता है। तो यहाँ से लेफ्ट से ये 1 काउंट करता है। आपके साथ इसका डायग्राम भी शेयर कर दिया गया है। हमने मोटर के ऊपर टेस्ट लैंप लगाया, देख सकते हैं मोटर बिल्कुल ऑन है यहाँ पे, और एकदम से डिसअपियर हो गई थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा से रीअपियर हो गई। तो यही था प्रॉब्लम दोस्तों। इसको सॉल्व हमने कैसे किया है, इसके पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट को हमने बाहर निकाला है दोस्तों, को अच्छी तरह से क्लीन किया है। और क्लीन करने के बाद क्योंकि इसके जो ट्रांसफर या FETs लगी होती हैं वो नीचे लगी होती हैं, हम उसको डिसअसेंबल नहीं कर सकते थे, तो हमने ऊपर से इसको पेस्ट लगाया दोस्तों। पेस्ट लगा के हीट गन से इसको हीट किया है और जो हमारे पास ड्राई सोल्डरिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया और हमारा जो कार थी वो बैक टू नॉर्मल हो गई। करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।